इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे BPSC 107 जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास पर दृष्टिकोण। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 1 को पढ़ लिया है और आज हम बात करेंगे इकाई 2 जिसका शीर्षक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास कैसे हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि दिसंबर एग्जाम के लिए अगर आपको असाइनमेंट का PDF या हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए या फिर आपको किसी भी सब्जेक्ट का जूम क्लास ज्वाइन करना है दिसंबर एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट, नोट्स या गेस्ट पेपर चाहिए तो दिए गए नंबर पर फोन करके आप हमसे सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में सबसे पहले आप देखें तो प्रस्तावना दिया गया है और प्रस्तावना में जो है वही बातें कही गई है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रस्तावना को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे विकास का चरण, यानी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल जो रिलेशन है एक देश का दूसरे देश से, एक देश के सरकार का दूसरे देश के सरकार से, उसका विकास कैसे हुआ। ये एक दिन की बात नहीं है कि एक ही दिन में जो है सभी देश दोस्त हो गए या दुश्मन हो गए, है ना। तो उसके पीछे की जो है एक कहानी है। आपको पता होगा कि भारत का सबसे अच्छा मित्र इजराइल है, रूस है, इटली है, फ्रांस है। तो फिर ये रिलेशन जो है वो एक दिन में बिल्डअप नहीं हुआ, एक दिन में ही जो है रूस हमारा दोस्त नहीं हो गया या फ्रांस हमारा दोस्त नहीं हो गया। इस रिश्ते को मजबूत करने में, बनाने में, दोस्ती करने में जो है दशकों लगे। तो उसी बारे में बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास आखिर हुआ कैसे। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है राजनीतिक इतिहास का चरण। देखिए, राजनीतिक इतिहास के चरण को समझने से पहले आपको ये थोड़ा सा समझना होगा कि जब दौर प्रथम विश्व युद्ध का था तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे देश जो है वो आपस में लड़ गए। आगे हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। तो जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, पूरे विश्व में जो है वो वॉर का जोन घोषित कर दिया गया था। सभी देश आपस में जो है वो टकरा रहे थे, लड़ रहे थे। अब विश्व युद्ध की जो समाप्ति के बाद, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, उसकी समाप्ति के बाद जो है मंजर देखने लायक था। देखने लायक क्यों था? बहुत सारे देश जो है वो एकदम मतलब बैंकरप्ट हो गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास अपने देश के लोगों को खिलाने के लिए भोजन नहीं था, खाद्यान्नों की कमी हो गई थी, काफ़ी सारे लोग मर गए थे। कई देश जो है वो भूखमरी और अकाल के कगार पर पहुंच गए थे। इन सब परिस्थितियों को देखकर, हालांकि जो देश जीत भी गए थे उनकी भी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो इन सभी परिस्थितियों को देखकर पूरे विश्व समुदाय ने एक फैसला लिया कि बस बहुत हो गया जंग, बहुत हो गई युद्ध, अब हमें शांति की पहल करनी चाहिए। क्योंकि जीतने वाले देश का भी हानि हुआ, हारने वाले देश का तो हानि हुआ ही। उसके बाद यानी 1918 में जब युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके बाद जो है सभी देशों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, शांति की वार्ता करेंगे। यानी दुश्मन देश भी उसके बाद जो है वो क्या हो गए, दोस्त हो गए। आई बात समझ में। हालांकि अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे देश भी थे जो पहले दोस्त हुआ करते थे, यानी प्रथम विश्व युद्ध में वो दोस्त हुआ करते थे, बाद में वो फिर दुश्मन हो गए। आई बात समझ में। चलिए तो राजनीतिक इतिहास के चरण की बात करते हैं 1648 से 1919 तक। इसमें देखिए क्या दिया है। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 18 तक चला, उसमें क्या हुआ, वेस्टफेलिया की संधि के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में राजनीतिक वैज्ञानिकों के बजाय इतिहासकारों का वर्चस्व था। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कि हर प्रेजेंट में, वर्तमान में जो भी घटनाएं घटित होती है उसका संबंध कहीं ना कहीं जो है वो अतीत से रहता है, यानी इतिहास से रहता है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से राज्य प्रणाली के आसपास केंद्रित था। व्यक्तिगत विद्वानों ने भी संप्रभु राज्यों में खुद को पहचाना और संगठित किया और उनके माध्यम से अपने हितों को पूरा करने का प्रयास किया, क्योंकि हर देश अपना ही हित चाहता था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कोई संगठित और व्यवस्थित अध्ययन दुनिया में कहीं भी किया गया था।
इतिहास, कानून और धर्मशास्त्र आदि से संबंधित कुछ पाठ्यक्रमों में केवल वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, मतलब समझ लीजिए कि जगह जगह पर क्या हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो रही थी। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके पाठ्यक्रम को जोड़ा गया। एक अलग से कोर्स लाया गया कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। ऊपर से हर देश, जितने भी देश थे, ठीक है, उन देशों ने भी क्या किया, इस संबंध को अपने देश की जनता तक पहुंचाने का काम किया, क्योंकि जनता को भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता क्या है। हर देश ने अपने देश में अलग अलग तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पाठ्यक्रम कोर्सेज शुरू किए। कई देशों ने तो स्पेशल कैटेगरी के संस्थान बनाए जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ाया जो है वो जा रहा था। तो ये हुआ पूरे के पूरे राजनीतिक इतिहास के चरण में। उसके बाद क्या हुआ कि विश्व स्तर पर कई सारे नए नए संगठन का आविर्भाव हुआ, कई नए नए संगठन आए। उन संगठनों का काम सिर्फ और सिर्फ इतना था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे मजबूत किया जाए। और तो और कई सारे ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई जिसका काम था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में रिसर्च करना, खोजबीन करना। जैसे मान लीजिए कोई संस्थान है जो यह रिसर्च करती है कि दो देशों के बीच में संबंध कैसे बिल्डअप होना चाहिए या हो रहा है। जैसे भारत और रूस जो है वो नेहरू के समय से जो है वो हम दोस्त हैं। तो फिर इसका क्या कारण है, हम दोस्त क्यों हैं, हमारे दोस्ती का कारण क्या है? क्या रसिया अपने स्वार्थ के लिए भारत से दोस्ती किया है? क्या भारत भी रसिया से अपने स्वार्थ के लिए दोस्ती किया है? तो इन सभी चीजों के बारे में जो है क्या हुआ, रिसर्च होना शुरू हुआ। और उस रिसर्च के बाद खुलासा हुआ कि हाँ, इस कारण से दोस्ती हुई। तो फिर बाकी देशों ने भी जो है अपना अपना काम स्टार्ट किया। तो इसे कहते हैं राजनीतिक इतिहास का चरण। चलिए अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर देखिएगा कि राजनीतिक इतिहासकारों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में बोलबाला था। क्योंकि देखिए, मैंने पहले ही कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में क्या किया गया, इतिहासकारों को अधिक जगह दिया गया, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुई जिसका प्रभाव जो है वर्तमान में देखने को मिला। तो इसलिए पूरा का पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इकोसिस्टम था वो इतिहास और इतिहासकारों के इर्द गिर्द ही क्या हो रहा था, घूम रहा था। आई बात समझ में? चलिए तो अब आगे बढ़ेंगे। आगे है समसामयिक घटनाओं का चरण। समसामयिक घटना का अर्थ होता है कि उस समय, उस दौर में, किस दौर में, ब्रैकेट में दिया गया है 1919 से 1945 के दौर में। ठीक है, तो 1919 से 1945 के दौर में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो बाद में फिर जाके द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो आइए इसको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जबरदस्त रहा। मैंने पहले ही कहा कि वर्तमान में कोई घटना घटित होती है, यानी वर्तमान में 1919 के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास शुरू हुआ तो उसमें प्रथम विश्व युद्ध का बहुत रोल था। क्योंकि बहुत सारे देश दुश्मन हो गए थे, लड़ाई लड़ रहे थे। तो बाद में सभी देशों ने सोचा कि नहीं, अब हमारे बीच संबंध अच्छे होने चाहिए। तो संबंध अच्छे कैसे होंगे? बैठकर बात करना होगा, संधि करनी होगी, ट्रीटी करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा दो देशों के बीच में। और एग्रीमेंट कब होगा? जब सभी देश आपस में बैठेंगे, सभी देशों की विचारधारा एक होगी शांति की, तभी। इस युद्ध के बाद ही यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड में विभिन्न विश्वविद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय पर शिक्षण शुरू किया गया था। मैंने पहले ही कहा 1919 में औपचारिक अकादमिक विषय के रूप में ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेसरशिप की स्थापना के साथ इस विषय की शुरुआत हुई। किस विषय की? अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। 1919 में वेल्स कहां पर है? इंग्लैंड में। वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वुड्रो विल्सन पीठ स्थापना ने अलग से एक नया संस्थान निकाय बनाया गया। जैसे हर कॉलेज में होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सिस्टम, मैकेनिकल का अलग, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो होता है, तो उसी प्रकार एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पीठ की स्थापना की गई। इस पद के पहले अध्ययनकर्ता ए लेफर्ड एकहॉर्ट जिमर थे। ठीक है, अब देखिए 1920 की शुरुआत में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहां पर क्या किया गया कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की स्थापना नोबेल शांति पुरस्कार विजेता फिलिप नोबेल बेकर पहल पर की गई थी। यानी
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी एक अलग से सब्जेक्ट जोड़ा गया। उस सब्जेक्ट का नाम था अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यापक स्तर की डिग्री प्रदान करने वाला यह पहला संस्थान था। कौन सा? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड की, तो वहां पर भी कई विश्वविद्यालयों में इस मॉडल को अपनाया गया, यानी ब्रिटेन के मॉडल को अपनाया गया। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मॉन्टेग्यू बोस्टन प्रोफेसर का पद बनाया गया, यानी अलग से उस डिपार्टमेंट का प्रोफेसर बना दिया गया। बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने अंतर्राष्ट्रीय इतिहास विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास के अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अब दौर आता है 1927 का। इसमें क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए पूरी तरह से समर्पित पहला विश्वविद्यालय, यानी 1927 में। इससे पहले क्या हो रहा था? नॉर्मल विश्वविद्यालय में ही अलग से एक सब्जेक्ट जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? 1927 में अलग से एक विश्वविद्यालय ही बना दिया गया। किस पर? अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर, कि उस विश्वविद्यालय में सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ही पढ़ाई होगी। और उसका नाम क्या था? ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। आई बात समझ में? राष्ट्र संघ के लिए राजनयिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से इसे जेनेवा में स्थापित किया गया। यानी राजनयिकों, यानी हर देश के जो प्रतिनिधि होते हैं, राजदूत होते हैं, बड़े बड़े नेता मंत्री होते हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया कि आप आइए, क्योंकि जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की, तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पहल नहीं कर सकते। तो जेनेवा में एक ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था जो सिर्फ और सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय संबंध की ट्रेनिंग देता था बड़े बड़े देशों के, किसको? राजनयिकों के, यानी राजदूतों को, नेताओं को, प्रधानमंत्रियों को, मंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को। आई बात समझ में? और उस विश्वविद्यालय आम पब्लिक के लिए नहीं था कि मेरा मन हुआ मैं जाके वहां पढ़ लिया, ऐसा नहीं था। वो देशों के बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों के लिए था। अब आगे देखिए, अब क्या हुआ? 1928 में शिकागो विश्वविद्यालय ने, शिकागो कहां पर है? कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट कर दीजिए शिकागो कहां पर है, जल्दी से। तो शिकागो में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्नातक यानी बीए पाठ्यक्रम की पेशकश शुरू की। फिर 1933 में हार्वर्ड और टफ्ट्स विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी की शुरू की, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में IR इंटरनेशनल रिलेशन में स्नातक की डिग्री प्रदान करने वाला एकमात्र स्कूल था। क्या था? स्कूल। यानी स्कूल में भी अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई शुरू हो गई थी। आई बात समझ में? अब देखिए, अब जो है बाद में ऐसे पाठ्यक्रम को कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में पेश किया गया। इस युग के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए, उनमें से कुछ प्रमुख नीचे दिए गए हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कानून और संगठनों का चरण, यानी कानून बना, संगठन बना, क्या क्या बना, उसके बारे में यहां पर हम क्या करेंगे? बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं उन सभी चीजों के बारे में कि कानून कैसे बना, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तो कानून भी इंपॉर्टेंट है ना। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव जबरदस्त रहा, ये सब हम लोग देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, अब देखिए कानून कैसे बनेगा, संगठन का निर्माण कैसे होगा। दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संगठनों के विकास के बारे में एक मजबूत प्रवृत्ति देखी गई। नए नए संगठन बने, नया नया संस्थान बना, ताकि विश्व स्तर पर शांति की स्थापना की जाए। UN का निर्माण किया गया। यह दृष्टिकोण कानूनी संगठनात्मक विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संस्थागतकरण पर जोर देता है कि संस्था बने, संगठन बने। संगठन क्यों बने? ताकि दो देशों के बीच में युद्ध हो तो वो संगठन जाके उसमें शांति समझौता करे। यह मान लिया गया था कि इस तरह की संस्थागत व्यवस्था के विकास के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की समस्याएं स्वतः हल हो जाएंगी। यानी अगर दो देशों के बीच में कोई खराब संबंध है तो उसको संगठन क्या करेगा? उसको दूर करेगा। जैसे इजराइल और हमास के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति थी। उसके बाद आपका यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति थी। तो बहुत सारे संगठनों ने जाकर जो है दोनों देशों से बात किया। UN ने बोला भाई लड़ो मत, शांति करो। ठीक है, तो उस तरीके की समस्याएं को समाधान करने के लिए संस्थाओं का विकास किया गया।
है ना। अब उसके बाद देखिए नीचे आइए, नीचे आपको मिलेगा कि नतीजतन प्रथम विश्व युद्ध के बाद संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की संधि के तहत लीग ऑफ नेशन के विचार की कल्पना की गई। यह सोचा गया था कि अतीत के कुछ और संघर्ष का मुद्दा शक्ति वृद्धि, शक्ति संतुलन और शक्ति के प्रदर्शन से जुड़ा था जो उचित नहीं था। यानी बहुत सारे देश, जैसे जर्मनी था, जापान था, उसके बाद आपका पोलैंड वगैरह थे, इटली, तो ये सभी देश अपने आप को साबित करने के लिए युद्ध में कूद पड़े कि जब वो मतलब उनका कोई रोल नहीं था युद्ध में, फिर भी मतलब मुझे अपना शक्ति दिखाना है, मुझे दिखाना है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, और इसलिए वो बिना फिजूल के, बिना किसी कारण के युद्ध में कूद पड़े। ठीक है, बल्कि केवल कानून और संगठन के माध्यम से विभिन्न राष्ट्र शांति के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत हद तक यह विश्वास लोगों और राज्यों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत और शारीरिक नैतिकता के बल पर आधारित था। संगठन होगा तो शांति होगी, शांति होगी तो लोग खुश रहेंगे। कानून और संगठन पर बढ़ा हुआ जोर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए निम्न निहितार्थ लेकर आया था। क्या क्या था देखते हैं। नंबर 1, यद्यपि कानून और संगठन के आधार पर संस्थागत ढांचों की स्थापना का जोर शांति के लिए आदर्शवाद, नैतिकता और दृष्टि पर आधारित थी, फिर भी यह समय के प्रचलित संबंधों और राज्य के हितों की गैर समझ से परे था। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मौजूदा वास्तविकताओं से बिल्कुल दूर था। वैश्विक शांति की स्थापना अभिलाषी सोच और कानून एवं संगठनात्मक संरचना के संकीर्ण दृष्टिकोण की तुलना में कई और जटिल चरों पर निर्भर है। यानी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब कोई आसान चीज थोड़ी है कि बस दो देशों के प्रधानमंत्री ने आपस में बात किया और मामला सलट गया। नहीं, जब तक कि एक देश दूसरे देश के इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे। यानी रूस और भारत दोस्त कब बने? हमने रूस से हथियार खरीदने शुरू किए जब पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका कर रहा था और रसिया और अमेरिका दुश्मन था। तो ओबियसली बात है, जब पाकिस्तान का सपोर्ट अमेरिका कर रहा है तो भारत का सपोर्ट तो रूस करेगा। तो इसमें रूस का भी फायदा है और भारत का भी फायदा है। तो जब तक दो देशों के बीच के इंटरेस्ट की बात ना आए तब तक दो देशों के बीच में संधि नहीं हो सकती, संबंध स्थापित नहीं हो सकता। यही सब बातें दोस्तों यहां पर दी गई है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे अगर बढ़ें तो यहां दिया गया है वैज्ञानिक अध्ययनों का चरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वैज्ञानिक अध्ययनों के चरण को समझते हैं, इसको आपको समझाते हैं। तो चलिए आगे दिया हुआ है वैज्ञानिक अध्ययनों का चरण। वैज्ञानिक अध्ययनों का चरण जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको हम लोग एक बार ओवरव्यू करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने अपनी प्रकृति और दायरे के मामले में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया, यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास हुआ, और इस तरह से एक और एशिया और अफ्रीका के नए राज्यों के उद्भव ने न केवल वैश्विक समुदाय की सदस्यता को बढ़ाया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। यानी क्या हुआ, यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत सारे नए नए देश बने, नए नए देश बने, और नए नए देश बने तो उनका नया संगठन बना, कानून बना, उसके लिए अलग से संस्थाओं का निर्माण हुआ। इस घटना के साथ तत्कालीन दो महाशक्ति कौन होगा भैया? रसिया और अमेरिका के बीच युद्ध की शुरुआत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए मुद्दों के रूप में संघर्ष, छद्म युद्ध की हिंसा, हथियारों की होड़, परमाणु खतरे, परमाणु ऊर्जा, शक्ति संतुलन आदि के अध्ययन की आवश्यकता को जन्म दिया। देखिए, जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कैसे मजबूत करेंगे, तब तक आप दो देशों के बीच में युद्ध की स्थिति को कैसे हैंडल करेंगे। तो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए शक्ति का संतुलन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। शक्ति संतुलन, यानी अमेरिका भी पावरफुल है, रूस भी पावरफुल है, तो यहाँ पर दोनों पावरफुल कंट्री है, दोनों के पास परमाणु बम है। तो दोनों अगर लड़े तो दोनों को हमें समझाना होगा। तो दोनों को हम कब समझा पाएंगे? जब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ होगी, जब हमें उसका ज्ञान होगा। तो यहाँ पर वही बात किया गया है। इसके अलावा गैर राज्य अभिकर्ताओं की भूमिका के रूप में एक नया आयाम जोड़ा गया, जिन्होंने दृढ़ता से इसको प्रभावित करना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के काम को आकार देना शुरू किया। गैर राज्य यानी बाहर के देश, दो देशों के बीच में, जैसे कि देखिए अभी यूक्रेन और रूस के बीच में जंग चल रहा था,
तो सभी देशों ने बोला कि भारत जाओ, भारत आप जाओ, मोदी जी को बोला जाने के लिए। मोदी जी रूस भी गए, पुतिन को समझाया, मोदी जी यूक्रेन भी गए, वहाँ पे आपको जेलेंस्की को समझाया। तो यहाँ पर ये बात की गई है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे में यहाँ पर दिया गया यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। चलिए तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है उसकी हम बात कर लेंगे। देखिए अब दौर आ चुका था आलोचनात्मक सिद्धांत और वैश्वीकरण का चरण, ठीक है। यानी अब जो दुनिया थी वो युद्ध से काफ़ी कोसों दूर चली गई थी। अब लोगों के मन में बस इतना था कि भैया अब युद्ध नहीं करना है, क्योंकि युद्ध करने से अपना ही लॉस है, अपना ही पैसा जाएगा, अपने ही लोग मरेंगे, अपना ही देश की जनता भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएगी। तो इसलिए अब दौर आ चुका था 1980 के बाद का, यानी 1991 से 2019 तक। ये दौर किसका था? वैश्वीकरण का दौर। वैश्वीकरण का अर्थ होता है दुश्मन देश भी आपस में मिलकर काम करेंगे। आज देखिए अगर मैं बात करूं, भारत और चाइना दुश्मन है, भारत और पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन क्या हम व्यापार नहीं करते हैं ना। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। कई बार हम जंग लड़ चुके हैं और हम लोग भाई जीत चुके हैं। पाकिस्तान जो कि हमारा बेटा है, कई बार उनको हम हरा चुके हैं, है ना। तो फिर भी व्यवसाय चलता है ना, हम लोग सामान बेचते हैं पाकिस्तान वालों को, ठीक है। वहाँ के टूरिस्ट भी भारत आते हैं घूमने के लिए। हालांकि हम पाकिस्तान घूमने के लिए बिल्कुल नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो एक आतंकवादी मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है, तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन वो भारत आते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत एक प्यारा देश है, भारत एक शांतिवादी देश है, इसलिए उनके टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए। चलिए तो अब बात करें अगर किसकी, भारत और चीन की, तो भारत और चाइना के बीच में भी 2-3 जंग जो है वो हो चुका है ना। और हमने जो है कड़ा टक्कर दिया है चीन को। लेकिन क्या चीन और भारत एक दूसरे के साथ व्यापार नहीं करता? बहुत खतरनाक व्यापार करता है, बहुत खतरनाक व्यापार। तो वही बात है कि वैश्वीकरण के दौर में हम सभी युद्धों को भुलाकर, दुश्मनी को भुलाकर, गम को भुलाकर एक नए दुनिया के निर्माण में, एक नए देश के निर्माण में, एक नए समाज और विश्व के निर्माण में हमने क्या शुरू किया? वैश्वीकरण। यानी सभी देश आपस में मिलकर व्यापार करो, अपने देश की समृद्धि की बात करो, अपने देश की डेवलपमेंट की बात करो। तो आइए इस दौर को देखते हैं। शीत युद्ध की समाप्ति के साथ, शीत युद्ध यानी अमेरिका और रशिया के युद्ध के साथ न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और कार्य बदल गए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण और समझ में नए तरह के प्रवचन शुरू हो गए। रचनावाद, नारीवाद, उत्तर आधुनिकतावाद आदि के रूप में नए आलोचनात्मक सिद्धांतों ने प्रामाणिक प्रश्न उठाने शुरू कर दिए, जो शीत युद्ध के दौर में गायब थे। यानी अब नए नए सवाल लोगों ने करना शुरू किया, जो कि युद्ध के दौर में लोग सवाल नहीं करते थे। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको इतना जानना है कि वैश्वीकरण का दौर शामिल हुआ। और वैश्वीकरण के दौर का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका और चाइना एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, क्योंकि चाइना चाहता है कि वो अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे आगे निकले। लेकिन दुश्मनी तो बहुत है, लेकिन क्या आपको पता है अमेरिका का जो राष्ट्रीय झंडा है, उसका अधिकतर झंडे का निर्माण, बड़े बड़े झंडों का निर्माण कौन करता है पता है? चाइना करता है। अब बोलेगा सर कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या अमेरिका इतना बड़ा देश है, क्या वो झंडे का निर्माण नहीं कर सकता? अरे कर सकता है भाई, कर सकता है, लेकिन कॉस्टिंग, पैसे, चाइना काफ़ी सस्ते में निर्माण करता है, काफ़ी सस्ते में बनाता है। अमेरिका बनाएगा तो काफ़ी महंगा बनाएगा, वो बनाएगा तो सस्ता बनाएगा। जैसे इंडिया को देख लीजिए, इंडिया जो बाकी देशों के भी सैटेलाइट को आसमान में भेजता है, अंतरिक्ष में भेजता है ना, ठीक है, तो इंडिया काफ़ी सस्ते में भेजता है। क्या अमेरिका नहीं भेज पाता? बिल्कुल भेज पाता है। लेकिन सोचिए खुद बड़े बड़े देशों का, यहाँ तक कि रूस का भी सैटेलाइट जो है हमने ऊपर लेके गए। क्यों? क्योंकि हम काफ़ी कम खर्चे में वो काम कर पाते हैं जो बाकी विश्व नहीं कर पाता। तो यही खूबी चाइना की भी है। चाइना इतना सस्ते में सामान बना देता है कि बाकी कोई देश नहीं बना पाता, यहाँ तक कि हम भी नहीं बना पाते। तो यही कारण है कि चीन और अमेरिका के दुश्मनी के होते हुए भी वो दोनों साथ में व्यापार करता है। आई बात समझ में? यानी कि ये कहलाता है वैश्वीकरण। और दुनिया ने 2 बड़े बड़े युद्ध देखे। शीत युद्ध को दुनिया ने देखा,
फिर पूरी दुनिया इस बात को लेकर आश्वस्त हो गई कि नहीं, अब हमें और युद्ध नहीं करना है, अब हमें चलना है वैश्वीकरण। लेकिन ये वैश्वीकरण के दौर तक दुनिया पहुंची कैसे? दुनिया तो 1914 से 18 से लड़ रही थी। एक देश दूसरे देश के खून के प्यासे थे, राष्ट्रवाद का दौर था। एक देश चाह रहा था कि मैं दूसरे देश को खत्म कर दूं, निस्ते नाबूद कर दूं। जर्मनी चाह रहा था ब्रिटेन को मैं खत्म कर दूं, ब्रिटेन चाह रहा था मैं इसको खत्म कर दूं। फिर सब दोस्त कैसे हो गए? कैसे सब दोस्त हो गए भाई? सोचिए। तो इसका आंसर है अंतरराष्ट्रीय संबंध का विकास, जो कि हम पढ़ रहे हैं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का विकास हमारे चैप्टर का ही नाम है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध का विकास के कारण ही पूरी दुनिया जो युद्ध कर रही थी वह धीरे 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 दोस्त हो गई, वैश्वीकरण में पहुंच गया। दिस इज द रीजन, ये कारण है। तो क्या ये एक दिन में हुआ? नहीं, इसको बहुत लंबा साल लगा। यानी 1919 से लेके 1991 तक के दौर लगे। नए नए संस्थान आए, स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पाठ्यक्रम शुरू किए गए, पढ़ाई शुरू की गई, तब जाकर जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास हुआ और दुश्मन देश भी करीब आकर क्या बन गए? दोस्त बन गए। आई बात समझ में? तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यूनिट 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास होता है खत्म। बारी है क्वेश्चन आंसर की। तो एग्जाम से पहले हम लोग अलग सेक्शन के वीडियो में क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।